आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तीनों फेजेस के पेपर हो चुके हैं और उनका कंप्लीट एनालिसिस, कितने क्वेश्चन क्या हार्ड थे, कैसा पेपर था, क्या कट ऑफ जा सकती है सर आरआरबी की तरफ से, उसकी आंसर की कब तक आएगी ताकि हमें पता चल सके हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से पेपर को बहुत ही हार्ड माना जा रहा है, वो पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। जैसा कि आरआरबी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, बहुत जनों ने इसका एग्जाम दिया था, 28 अप्रैल को इसका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया, तीनों शिफ्ट में कंप्लीट हो गया। और अगर हम रिव्यू की बात करें सर, रिव्यू के में पेपर कैसा था, फर्स्ट शिफ्ट का कैसा था, सेकंड का कैसा था, थर्ड का कैसा था, वो पूरा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके अलावा क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर मैंने इतने क्वेश्चन किया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सर हम बात करते हैं कि सर अगर कोई स्टूडेंट कट ऑफ के रिगार्डिंग, या फिर सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर सर आंसर की कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल सुदर्शन फार्मेसी को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन, उसके अलावा पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट यहां पे नए हैं तो क्या कीजिएगा सर, सुदर्शन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है सर, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डी फार्म, बी फार्म या जो भी जॉब एप्लीकेशन आ रही है, कहां पे वैकेंसी है, कहां पे कितनी पोस्ट है, उसके अलावा कौन सा एग्जाम कब होगा, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सर आरआरबी का जो पेपर था उसका सर लेवल कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले सर 3 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ था, जिसमें एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट थी। और तीनों शिफ्ट के जो एग्जाम हुए थे उसमें स्टूडेंट से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मांगे गए, उस हिसाब से उस रिव्यू को करके हमें पता चला है कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा, मतलब थोड़ा सा हार्ड रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर पेपर थोड़ा सा टफ था, हार्ड था, मतलब एक नॉर्मल बी फॉर्म का स्टूडेंट भी थोड़ा सा करने में हिचकिचाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो डी फॉर्म वाले स्टूडेंट की तो बहुत दूर की बात है कि उस क्वेश्चन को क्या कर पाए, टच कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था। अब यहां पे क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें तो लेस क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द मेन कोर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के जो कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर सर फार्माकोलॉजी आ गया, ये सारे सब्जेक्ट, उनमें से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले। फार्माकोलॉजी में तीनों शिफ्ट में अंदर 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले, और कुछ में कई ज्यादा क्वेश्चन थे फार्माकोलॉजी के। फार्मास्यूटिक्स के 4 से 6 क्वेश्चन, मेडिसिनल केमिस्ट्री के 3 से 2, फार्माकोग्नोसी में तो 1 या 2 क्वेश्चन, और किसी किसी शिफ्ट का जो पेपर था वहां बिल्कुल जीरो पेपर, जीरो क्वेश्चन, एक भी मतलब क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से नहीं देखने को मिला। जूरिस्प्रूडेंस से 2 से 3 और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा मार्केटिंग, मैनेजमेंट, यहां से बहुत ज्यादा पूछा गया था। यहां पे क्वेश्चन मतलब जो कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी के वहां से थोड़े कम रखे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस में फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा, लेकिन केस स्टडी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा पूछा गया। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं सर, कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो सबसे पहला पॉइंट, कट ऑफ हमेशा डिपेंड करेगा सर आंसर की पे, है ना। क्वेश्चन पेपर आ चुका है, अब एक बार हम वेट कर लेंगे कि सर आंसर की क्या आएगी, है ना। आंसर की के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसके हाईएस्ट मार्क्स है, उसके हिसाब से फिर आपकी कट ऑफ सेट होगी। ओबीसी की, उसके अलावा यूआर की, जो भी कैटेगरी वाइज है वो कट ऑफ यहां पे सेट हो जाएगी। तो एक बार आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद आपको कट ऑफ के बारे में एकदम डिटेल में बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं बता दूं, इतना सा मैं बोल सकता हूं कि हार्ड पेपर था तो कट ऑफ भी थोड़ा सा कम होगा, कट ऑफ भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था, बहुत शानदार पेपर था। एम्स का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था उससे भी बढ़िया पेपर मैं इसको मान सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पेपर था, बहुत अच्छा सेट किया था। तो थोड़ा सा हार्ड हो गई, और अगर हार्ड है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी क्या जाएगी, कम जाएगी। और यहां पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। जिस दिन आंसर की आएगी वहां पे एक बार और एनालिसिस किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल में वहां पे बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं कट ऑफ जानने के लिए कहीं पे सर्च कर रहा हूं, तो कहीं दूसरी जगह या दूसरी जगह पे बता रहा है कि सर 2019 की एनालिसिस करेंगे सब लोग, पर जब पेपर 2019 जैसा नहीं आया तो कट ऑफ का एनालिसिस भी 2019 के जैसा करना नहीं चाहिए, है ना। अगर 2019 की कट ऑफ के हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो,
तो कट ऑफ तो बेटा 2019 की आप चेक कर लोगे, लेकिन पेपर तो 2019 के जैसा आया ही नहीं ना, पेपर तो 2025 का बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसका कट ऑफ आप पुरानी कट ऑफ के हिसाब से नहीं निकाल सकते। तो उसका तो एनालिसिस करना बहुत दूर की बात है। आप 2019 की एनालिसिस करके कट ऑफ अपनी सेट करके बैठे हो, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो पेपर अलग था, ये पेपर बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब शानदार, ये वाला तो और भी जबरदस्त पेपर था, तो इसकी कट ऑफ बिल्कुल अलग जाएगी। तो 2019 के कट ऑफ के हिसाब से हम 2025 के कट ऑफ का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वेट कीजिएगा, आंसर की जब भी आ जाएगी हम खुद एनालिसिस करवाएंगे, कट ऑफ क्या होगी वो भी आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें सर आंसर की आएगी कब, ये भी तो बता दो। तो आंसर की अगर मैं आपसे बता दूं कि सर आरआरबी का एक फिक्स फंडा होता है कि जब भी एग्जाम होता है उस एग्जाम के सिर्फ एक वीक बाद, मतलब एक सप्ताह रुक जाओ, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है सर, आंसर की वहां पे नोटिफिकेशन के अंदर आ जाती है। तो आंसर की को आने में से 5 से 6 दिन या एक वीक लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर आपकी क्या आ जाएगी सर, आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आंसर की आएगी वहां से आपको पता चल जाएगा कि सर एक्चुअल कट ऑफ कितनी होगी। उसके अलावा हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो पेपर को हार्ड बना रहे थे। बहुत ज्यादा हार्ड पेपर था, ऐसा बहुत ज्यादा सुनाई दिया गया बच्चों के मुंह से, तो कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी वजह से हार्ड बना, ये भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन थे जिसकी वजह से पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हुआ, यहां से ये पता चल जाएगा। उसके अलावा ये भी पता चल जाएगा कि सर हमारी कमी कहां थी, हमने कौन सी चीज नहीं पढ़ी। भाई हमने तो पूरी तैयारी की थी, हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी, हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़े, सब कुछ पढ़ा, फिर भी सर कमी कहां रह गई? क्या क्वेश्चन सही नहीं थे, या हम सही नहीं थे, या हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका है वो सही नहीं था? कमी कहां है, वो सारी की सारी चीज आपको पता चलेगी उस दिन जब आंसर की आ जाएगी। और जब भी आंसर की आएगी तब हम उसका जल्द से जल्द क्या करवाएंगे सर, एनालिसिस करवाएंगे, उसका वीडियो उसी दिन आ जाएगा कि सर कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर फाइनल सिलेक्शन किसका होने वाला है, अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन उसी का ही होगा जो स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ है, जिसको पता था कि मुझे बस एक आरआरबी के ऊपर फोकस करना है और उसने उसी की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दी। हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा, पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उसको एक बार रिपीट किया, दिमाग में सेट किया, फिर उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए उतरा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वो ही फाइनल सिलेक्शन लेके जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 60 से 65 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से किया है, एकदम एक्यूरेट आंसर जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे 60 से 65 क्वेश्चन एकदम सही होंगे, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जिनके 60 से 65 क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट स्टूडेंट, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। और मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, जो आंसर की आए, जो कट ऑफ आए वो आपके फेवर में रहे और उससे आपका सिलेक्शन तय हो जाए, क्योंकि आपकी मेहनत है, आप डिजर्व करते हो, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम यहां पे बात करें सर आरआरबी का पेपर का लेवल कैसा था, एक बार उस पर भी तो बात कीजिए। तो मैं ये बता देता हूं, पेपर का लेवल अच्छा था, बट डी फार्म जो कि उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी उसका ध्यान नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं रखा गया। भाई जब आप बोल रहे हो कि इस एग्जाम में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर, डी फार्म होनी चाहिए, तो डी फार्म के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन थोड़े से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब डिप्लोमा में इतना डीप में नहीं पढ़ाते या फिर उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे आरआरबी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल, या मतलब एक एम फार्म का स्टूडेंट जिसने मास्टर्स कर रखी है, एक बार तो वो भी पेपर करने के लिए बैठेगा, तो उसको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इतना लेवल था पेपर का, इतना थोड़ा सा बढ़िया पेपर बनाया, ये मान सकते हैं कि मतलब एम्स जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर और भी बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके हिसाब का पेपर सेट किया, जहाँ पे मतलब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बोल रहे हो डी फार्म, लेकिन पेपर दे दिया आपने एम फार्म या बी फार्म को भी हाई लेवल जैसा पेपर दे दिया, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल हम हार्ड मान सकते थे। यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट का पेपर अच्छा सेट किया गया था। ऐसा भी नहीं है कि सर नॉन टेक्निकल पार्ट बिल्कुल ईजी था, वो भी बिल्कुल ईजी नहीं था, वो भी थोड़ा सा हम मान सकते थे सर अच्छा पेपर था, उसको भी करने में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, सोचने की जरूरत थी। अब यहां बात करते हैं सर अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करो। चलो, जिनको लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, तो हार मानने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब मैं जिंदगी में कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल हो पाओगे। कि तैयारी कैसे करनी, सबसे पहला हमें इस एग्जाम से ये पता चला कि हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी, हमें ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, है ना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डीप स्टडी करनी है। चाहे आप डिप्लोमा के हो, चाहे बी फार्म के हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, कोई भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा फोकस करना पड़ेगा स्टडी के ऊपर और एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी। रिसेंट में क्या चल रहा है,
रिसेंट में कौन से टॉपिक चल रहा है, उससे कैसे एमसीक्यू बनेंगे, वो एडवांस नोट्स आपको मिलने चाहिए, वो एडवांस एमसीक्यू सीरीज आपको मिलनी चाहिए, तब कहीं जाके आप क्या कर पाओगे, उसकी तैयारी कर पाओगे। क्योंकि बिना एडवांसमेंट के आप ऐसा पेपर एक तरीके से फेस नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो मैं सिर्फ डी फार्म का लेवल का पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद ऐसा पेपर आ जाए आपके सामने, तो थोड़ा सा तो होगा ही ना कि सर पेपर तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने तैयारी उस लो लेवल की कर दी और पेपर आ गया हाई लेवल का, तो पेपर तो हार्ड लगेगा ही, है ना। तो आपको एडवांस चीजें पढ़नी पड़ेगी और डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। आप भले ही डी फार्म के हो, पर आपको पढ़ाया जाना चाहिए बी फार्म से भी अपर लेवल का, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वो भी आरआरबी जैसा एग्जामिनेशन में। और आजकल सब एग्जाम्स के पेपर इसी तरीके से सेट होते हैं, ऐसा ही उनका लेवल रहेगा। आपको अपना खुद का स्टडी स्किल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अपना खुद का प्रॉपर नोट बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी आपके एमसीक्यूज है उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वही घिसे पीटे पुराने एमसीक्यू है, अब उनको वापस नया करना पड़ेगा, एडवांस लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपनी लाइव इस क्लास में बता देता हूं, मैंने एक बार 111 एमसीक्यू की लाइव क्लास ली थी, उसमें इतने बढ़िया क्वेश्चन थे, 111 ऐसे बढ़िया क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसे नहीं आते। बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि सर क्वेश्चन टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, हार्ड है, ऐसा नहीं आएगा सर, ऐसा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आपने ले लिया। पर एक्चुअल में वैसा ही हुआ, वही क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही टफ क्वेश्चन आए जो आपको आज हार्ड लग रहे हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर उस दिन वो 111 एमसीक्यू थोड़ा सा और फोकस करके आप बोलते कि सर हमने इस बारे में पढ़ा ही नहीं है कभी, पढ़ा ही नहीं है कभी, मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, आप वो एमसीक्यू नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपकी तैयारी डीप में नहीं थी। तो याद रखना, एमसीक्यू हार्ड आते हैं। आप ये मत बोलिए कि सर ऐसा कभी नहीं आता, पुराने पेपर को लेके मत चलो, नया पेपर आता है, एडवांस आएगा, सब टीचर्स अलग है, जो पेपर बनाने वाला है, सेट करने वाला, वो भी अलग होता है, वो भी एडवांसमेंट के साथ चलता है, ठीक है। तो पेपर अब हार्ड आएगा तो एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि अगली बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। जब इसका एग्जाम आएगा वापस, सर 2026 के अंदर इसका एग्जाम आने वाला है वापस, या दूसरा कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम आएगा, तो वहां पे सिलेक्शन के लिए हमें एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया था कि सर स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्चुअल तो बाद में आएंगे तब और डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे बताया गया कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सिंपल सी बात है, स्टेट करेगा। हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्वेश्चंस का तरीका देखो इसी तरीके से पूछा जाएगा। मैं आरआरबी की तरफ से पेपर थोड़ी छाप रहा था, मैं तो बस प्रैक्टिस करवा रहा था कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है, क्या आपने इस तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो एज इट इज वहीं छप जाएंगे, एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ जाए, पर हम बता सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। वो गाइड करने का तरीका हमारे पास है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बताया पीसीआई कौन कंस्टिट्यूट करता है, वहां पे पूछ लिया स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन कंस्टिट्यूट करता है, बस यही तो डिफरेंस है। इसी तरीके से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन का लेवल होता है। नेक्स्ट, फार्मेकोडायनेमिक्स इज, इसके बारे में पूछा और ये तो डायरेक्ट मैंने क्लासरूम में करवाया था। फार्मेकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसके बारे में पूछा जाता है, पूरा क्लासरूम का क्वेश्चन है ये तो। अगला, ASUD टैब स्टैंड्स फॉर, मतलब यहां पे फुल फॉर्म पूछी ASUD टैब की, और मैं हर एक चीज की फुल फॉर्म बताता था, चाहे वो GMP हो, चाहे वो CDSC हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे हर किसी की फुल फॉर्म बताता था, और उसके ऊपर लिखता था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आया भी है, फुल फॉर्म पे 2 क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन उसमें ये रहा। यहाँ पे ASUD टैब पे पूछा था और मैंने आयुष का क्वेश्चन करवाया था, वो भी अपनी क्लास में, व्हाट इज आयुष, आयुष की फुल फॉर्म क्या है। उसके अलावा लोवास्टेटिन इज एन एग्जांपल ऑफ, यहां पे लोवास्टेटिन के बारे में पूछा था और मैंने अपने एक 54 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि जिसके भी नाम के पीछे स्टेटिन लगा है वो कैसा होता है, लिपिड लेवल कंट्रोल करने वाला होता है, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है, मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हो गई। ठीक है, मैंने वहां क्वेश्चन में बताया था, जब क्वेश्चन करवाया था तब मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में वहां पे बताया था, और वैसा ही क्वेश्चन आया, पीछे स्टेटिन लगा है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हो गई, दैट्स इट। उसके अलावा एक आया एस्प्रिन और पैरासीटामोल, किसका एग्जाम्पल है, एस्प्रिन और पैरासीटामोल अलग से करवाया था। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक होती है और एस्प्रिन हमारे पास एंटी इंफ्लामेटरी होती है, और आपका एक ऑप्शन भी था एंटी इंफ्लामेटरी प्लस एंटीपायरेटिक ड्रग। तो उस तरीके से क्वेश्चन आते ही, ये दोनों क्वेश्चन करवाए अलग अलग। उसके अलावा इंटरफेरॉन क्या होते हैं,
कितना अच्छी तरीके से मैंने अपनी क्लास में समझाया था कि इंटरफेरॉन जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ प्रोटीन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन, और वो दूसरे सेल को बोलती है कि भाई वायरस आने वाला है, खुद को बचा ले, मैं तो मर रही हूं तो खुद को बचा ले। उस टाइम पे अच्छी तरीके से बताया था। और ये वो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इंटरफेरॉन। मतलब 3 चीजें सही थी, एक फॉल्स था, और यहां पे इंटरफेरॉन पे कुछ क्वेश्चन था। उसके ऑप्शन मुझे भी याद नहीं है, ना स्टूडेंट्स को याद है, पर इंटरफेरॉन पे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा सर इंडियन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस पे कौन कंट्रोल करता है? तो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, थेरापेटिक ड्रग इंडेक्स क्या होती है, सब कुछ मैंने यहां पे डिस्कस किया था। और ये भी बताया था मैंने आपको कि सर CDSCO ये जो बॉडी है वो किस पे कंट्रोल करती है, फार्माकोविजिलेंस पे कंट्रोल करती है या उससे रेगुलेट करती है। अच्छी तरीके से वहां पे बताया था कि सर ये कंट्रोल करेगा उसको। उसके अलावा बायोबिलिटी इज द कंपेयर्ड विद द विच रो। अब यहां पे ये मुझे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, पर ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि कौन सी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जिसमें बायोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये रहा वो क्वेश्चन, रेट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब इसकी बायोबिलिटी ज्यादा, और वो रूट कौन सा है सर? आईवी रूट है, आईवी रूट है। तो इंट्रावीनस वहां पे करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा था इंट्रावीनस, पर मैंने यहां पे वो समझा रखा है। उसके अलावा कैप्सूल का वॉल्यूम साइज यहां पे पूछा था आपको 1 नंबर कैप्सूल का, और मैंने अपने क्लासरूम में करवाया था साइज नंबर 3। साइज नंबर 3 का मैंने वॉल्यूम बताया था और आपसे पूछा गया वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक क्वेश्चन पूरा देखो, इन द बायो इक्विवेलेंस स्टडी 90%, ये सब कुछ पूछा गया था। और ये रहा हमारे पास भी क्वेश्चन, वो भी हमारे क्लासरूम का 90% कॉन्फिडेंस, वही AUC मैक्स पूछा था, सब कुछ वही है, वही क्वेश्चन, वही आपके ऑप्शन, वही सब कुछ सेम। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि एस इनहिबिटर वाली ड्रग कौन सी है, और यही क्लासरूम का क्वेश्चन था कि एस इनहिबिटर की ड्रग कौन सी है। मैंने यहां पे रेमिप्रिल दिया था, और तुम्हारे शायद जितना मुझे लगता है सर एनालेप्रिल आया था, एनालेप्रिल के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये तुम्हारी ऑप्शन आया होगा, ठीक है। तो चाहे रेमिप्रिल, एनालेप्रिल, वो सब एस इनहिबिटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हमारा काम होता है आपको गाइड करना कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन से पोर्शन से आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि सर ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आ जाएंगे। ऐसा होता तो फिर आरआरबी मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दे देता कि सर आप ही पेपर बना लो। ऐसा नहीं हो सकता ना, हम तो आइडिया दे सकते हैं कि सर ऐसा आता है। और वही अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हर कोई आंसर दे सकता है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगला, अगर हम बात करें सर कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू, हमारे पास मैसेज भी आए हैं जहां पे क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया, कोई रिपीट हुआ गया। तो किसी ने बोला सर 200 क्वेश्चन जो करवाए थे आपने, वहां पे कोलोजी के क्वेश्चन आए लेकिन घुमा के पूछे। हाँ, घुमा के पूछे कि ऑब्वियस बात है, एज इट इज तो आएगा नहीं। उसके अलावा दिस क्वेश्चन आर टॉट 2 days एगो, मतलब 2 दिन पहले आपने ये क्वेश्चन बताया था और वो क्वेश्चन आ गया, सर थैंक यू सो मच, है ना, मतलब वो क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा ये भी मैंने करवाया था, डोजेस फॉर्म कौन सी नहीं है, लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन सी नहीं, वो भी मैंने करवाया था। उसके अलावा यहां पे सर 25 से 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए, लेकिन उनकी लैंग्वेज चेंज थी, उनकी लैंग्वेज चेंज थी। ये सारे कमेंट्स अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के, एक पेपर के नहीं, 2 से 3 पेपर का है। तो यहां पे देखो 25 से 30 क्वेश्चन मतलब आए थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या थी सर, अलग थी। एक क्वेश्चन था 1 नंबर, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कितना मटेरियल भर सकते हैं। मैंने अभी बताया 1 नंबर वाला पूछा था साइज का, मैंने 3 नंबर वाला डिस्कस किया था। उसके अलावा सर जूरिस के हुए थे, सर जूरिस के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। वहीं वापस कमेंट सर 25 से 30 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उनकी चेंज क्या थी सर, एक तरीके से बोल सकते हो उनका लैंग्वेज चेंज था। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पढ़ाई थोड़ी सी डीप करनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, और ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना, खुद को डी फार्म वाला मत समझो, डी फार्म का लेवल भले ही छो कम, पर आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एडवांस पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करो, और बाकी जब भी कोई आंसर की आएगी और भी बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। और कैसा था आपका पेपर कमेंट करके जरूर बताना, हार्ड, इजी या मॉडरेट। बाय, थैंक यू सो मच।